हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैंने कहीं सुना था कि अ सिंगल कन्वर्सेशन अक्रॉस द टेबल विद अ वाइज पर्सन इज बेटर दैन 10 इयर्स मियर स्टडी ऑफ बुक्स। ये हेनरी वैट्सवर्थ लॉन्गफेलो ने बोला था। और ये जो सेइंग है इसको कोट करते हुए आज मैं एक स्टूडेंट से आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट ऐसी है, इनका नाम है प्रथमा। और इन स्टूडेंट के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। इतनी कम एज में इन्होंने जो भी अब्रॉड की जितनी भी अच्छी अच्छी फेलोशिप्स हैं उनको इन्होंने अचीव किया है। और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से इनके पास मास्टर्स कोर्स करने के लिए ऑफर्स है। और इन्होंने अपने बीटेक या बैचलर्स के दौरान भी काफ़ी कुछ स्किल्स जो है वो सीख रखी है। तो आज मैं प्रथमा को अपने प्लेटफॉर्म पे इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स बैचलर्स के हों या मास्टर्स के हों वो इनसे इंस्पिरेशन ले सकें और देख सकें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में और अब्रॉड अवेलेबल है, किस तरीके से उनको अपना सीवी इम्प्रूव करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं इसके बारे में। और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर अगर आप आज के डेट पे काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना, ये बहुत सारी बातें आज हम प्रथमा के साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए मैं प्रथमा को इनवाइट करना चाहता हूँ कि प्रथमा प्लीज़ आप हमारे बीच में आइए। हेलो सर। हेलो प्रतिमा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे स्टूडेंट्स से बात करने के लिए आप आई हैं। आपको सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि प्रतिमा का अभी ही बैचलर्स इनफैक्ट ख़त्म हो रहा है। और अब वो जितनी भी फेलोशिप्स वगैरह उन्होंने अचीव की हैं उसके लिए जहाँ जहाँ से उनके पास कॉल्स आए हैं उनमें से चूज़ कर रही हैं कि सबसे बेहतर ऑप्शंस कौन से हैं उनके पास। तो ऐसे भी हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उनको चूज़ करना है। तो मैं आज प्रथमा से यही एक्सपेक्ट करूँगा और यही उनसे चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स को भी बताएं कि उन्होंने किस तरीके से इतना इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया अपने एकेडमिक्स में। तो प्रथमा चलिए शुरू करते हैं आपसे बातचीत। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने थोड़ा-सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई वगैरह की है, इसके बारे में थोड़ा-सा। सो सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले तो मैं आपको ही थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट किया। एंड ऑनेस्टली जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसे यूट्यूब वीडियोस मेरे बहुत हेल्प आते थे। तो आई एम श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के थ्रू काफ़ी बच्चों को समझ आएगा कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए, कैसे मतलब अप्रोच करना है ये सब। सो आई एम श्योर कि उनके भी बहुत काम आएगा। एंड आपने जैसे पूछा कि मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो मैंने अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है फ्रॉम शूलिनी यूनिवर्सिटी। अभी अभी मेरा डिग्री खत्म हुआ है तो आई एम वेटिंग फॉर द डिग्री एंड ग्रेजुएशन सब कुछ इसका हुँ, हुँ, सर्टिफिकेट। एंड ड्यूरिंग माय बैचलर्स ओनली मैंने चाणक्य फेलोशिप किया है विच वाज अ फंडेड प्रोजेक्ट आईआईटी रुड़की एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुँ, मेरे प्रोफेसर दीपक कुमार के लैब में शूलिनी यूनिवर्सिटी। एंड हुँ, ऑल्सो उसी दौरान 4 इयर्स की डिग्री में ही मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप एक्सपोजर्स मुझे हुँ, मिले फ्रॉम आई आई टीज, CSIR, जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले कि मैं अपने स्किल मतलब न्यू चीजें सीख सकूँ, मैंने वहाँ वहाँ हुँ, पे आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन आई एंगेज का समर रिसर्च प्रोग्राम होता है क्वींस यूनिवर्सिटी का, तो हुँ, उसमें फिर रिव्यू पेपर्स जितना मुझे यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिला है टू वर्क को ऑथरशिप इन सब में। एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटीज मिला है उसके थ्रू आई ट्राइड बिल्डिंग माई प्रोफाइल जितना हो सके। हुँ, एंड इन सब के थ्रू सो मेरा हमेशा से एम था कि फर्दर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए मुझे बाहर जाना है। हुँ, मेनली वन ऑफ द रीजन ये था कि बाहर के जो कोर्सेज है आई फेल्ट कि उनमें ना लाइक स्पेसिफिकली मैंने जिनमें अप्लाई किए थे वो सारे जॉइंट प्रोग्राम्स थे। एंड जॉइंट प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट लैब्स में रोटेशन या लैब एक्सपोजर मिलता है। तो वो चीज़ एक मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड हुँ, रीजन वाई मैं बाहर जाने का बहुत ट्राई कर रही थी। सो ओके, ओके। उसके लिए प्रिपरेशन काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दी थी।
एंड इन सब एक्सपीरियंस लाइक रिसर्च एक्सपीरियंसेस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिला था। सो या। ओके। प्रतिमा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अभी बताया कि बैचलर्स के दौरान भी आपने काफ़ी कुछ जो आप शूलिनी यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, आप वहाँ पे बैचलर्स के दौरान भी जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज़ हों, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज़ हों, उनको अटेंड करने का मौका आप नहीं छोड़ती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते थे, उनको अटेंड करती थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स के मुझसे बोलते हैं कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का। तो कहाँ से टाइम मैनेज करती थी आपकी इतना मैं रिव्यू पेपर भी लिख सकूँ, मैं अब्रॉड की फेलोशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकूँ और उसके अलावा साथ के साथ मैं इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी अटेंड कर सकूँ। कैसे टाइम मैनेज करा आपने? तो सर जैसे कि जो सेमेस्टर के ड्यूरेशन में हुँ, जो जैसे एकेडमिक्स का मोस्टली मैं क्लास में ध्यान देती थी एंड आई ट्राइड कि क्लास में ही पढ़ लूँ सो ओके। दैट जो मेरा सेल्फ स्टडी के आवर्स है वो जितना कम हो सके एंड मैं हुँ, अगर सेल्फ स्टडी कर भी रही हूँ तो उसमें मैं मोर रिसर्च पेपर्स में ध्यान दूँ रादर हुँ, देन हुँ, लाइक लाइक कन्वेंशनल नोट्स पढ़ना ये सब। तो रिसर्च पेपर ओके। से मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा आइडिया भी मिल जाता था। ऑल्सो रिसर्च पेपर से जो प्रोफेसर्स या जो लैब्स या जो यूनिवर्सिटी उन पे काम कर रहे हैं उनका भी एक आइडिया मिल जाता था कि मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में कौन से यूनिवर्सिटीज काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ओके। फर्स्ट तो ऐसे मतलब यूनिवर्सिटीज ढूंढने वूढने का इसमें हो जाता हुँ, था। सेकंड जो सेमेस्टर के अलावा जो समर ब्रेक और विंटर ब्रेक स्पेसिफिकली काफी अच्छे ड्यूरेशन का मिलता है उसमें मैं इंटर्नशिप्स एंड लाइक कॉन्फ्रेंसेस और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो जितना हो सके आई ट्राइड कि वो सब कर लूँ। ऑल्सो एक चीज मैंने थोड़ा किया था लाइक कि कोइंसिडेंटली हो गया था बट मोस्टली जैसे मैं अगर समर इंटर्नशिप कर रही हूँ तो काफी मैं ट्राई करती थी जैसे समर्स में एक समर इंटर्नशिप जो इन पर्सन है एंड देन हुँ, जैसे आईएंगेज वाला प्रोग्राम ऑनलाइन था तो ऐसे एक ऑनलाइन ओके, इंटर्नशिप भी कर लिया। तो ओके, छोटे छोटे ड्यूरेशन में लाइक साइमल्टेनियसली आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह सकते हो। एंड जो ओके। जैसे आईएंगेज प्रोग्राम था वो बहुत इंटेंसिव नहीं था कि आपको जाके रिसर्च करना है कुछ। हुँ, वो मोड था कि वो आपको पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स हुँ, एंड आप पढ़ रहे हैं जो आपके एकेडमिक्स में वापस काम आएगा। एंड उसके अलावा जैसे जर्नल क्लब्स हो गए जिसमें लाइक आप एक रिसर्च पेपर पढ़ के उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब। तो हुँ। छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है पर वो छोटी छोटी एक्टिविटीज आपके सीवी को बहुत अच्छे से बिल्ड कर देते हैं एंड में। तो ऐसे काफी हेल्प हो जाता है। वाओ! तो इन्होंने सबसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में बात किया आई एंगेज प्रोग्राम। तो ये आई एंगेज प्रोग्राम क्या होता है? प्रतिमा आप थोड़ा-सा इसके बारे में बता सकती हैं? हम्म। तो सर आएंगे प्रोग्राम जैसे क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट हुँ, मतलब प्रोवाइड करते हैं। उसमें ओके। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है आई थिंक हुँ, एप्लीकेशन फीस सिंस हम डेवलपिंग कंट्रीज है तो हुँ, आई थिंक 900 रुपीज ऐसा कुछ है। एंड ओके। एप्लीकेशन फीस में लाइक इफ यू गेट सिलेक्टेड आगे तो हुँ, एप्लीकेशन में इफ यू गेट सिलेक्टेड आगे तो एक लाइक 1 मंथ या 2 मंथ का प्रोग्राम होता है मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं क्योंकि 2 साल पहले हुआ था। ओके। बट उसमें लाइक फिर 3 टॉपिक्स होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज इम्यूनोलॉजी ये सब एंड आप अपना प्रेफरेंस भरते हैं। हुँ, उसके बेसिस पे आपको रिसर्च गाइड अलॉट होते हैं। वो हुँ, रिसर्च गाइड फिर अपने लाइक पीएचडी पोस्ट डॉक के स्टूडेंट्स को लाइक ऐसी क्लासेस काइंड ऑफ होती है कुछ ओके, स्टार्टिंग ओके, में। वो क्लासेस में ओके, वो अपने लैब के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं अपने लाइक थोड़ा जैसे मेरा इम्यूनो पे था तो इम्यूनो के बारे में थोड़ा बताया ये सब। एंड ओके, एंड में जर्नल क्लब होता है। उसमें आपने उसी टॉपिक जो उन्होंने पढ़ा है जैसे मेरा रेस्पिरेटरी डिजीज इम्यूनोलॉजी एंड सिस्टिक ओके, फाइब्रोसिस पे था तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेस्ड कोई रिसर्च पेपर पढ़ के मुझे वो जर्नल क्लब में प्रेजेंट करना था। एंड ओके, उसके बाद अगर आप उसी दौरान किसी प्रोजेक्ट में लाइक छोटे प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व थे तो उसको भी आप ओके, उनका एक कंपटीशन होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओके, ये आएंगे का समर प्रोग्राम है। उसके बाद सिंस आप उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे तो नेक्स्ट ईयर आप जो उनका रिसर्च प्रोग्राम होता है जो हुँ, लाइक उनके ऑन कैंपस ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं एंड उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो आप फिर से उसमें अप्लाई कर सकते हैं पर मैं ओके, लाइक उसके लिए आई थिंक सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है मुझे अच्छे से याद नहीं है। पर मैं फोर्थ ईयर में थी तो मैं नहीं कर पाई फिर पर आप कर सकते हैं। ओके, वाओ! तो सबसे पहले तो एक आई एंगेज फेलोशिप के बारे में आपको पहले से ही प्रतिमा ने बताया जो आप घर पे ही कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद अगर आप आगे सेलेक्ट होते हैं तो आप ऑन कैंपस जाकर के फेलोशिप उठा करके भी वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हम्म। ये बात हो गया। प्रतिमा आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम अब्रॉड जाएँ। आप ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हमें अब्रॉड जाना है। आपका कभी मन नहीं किया कि नहीं मुझे इंडिया के किसी आईआईटी से या
एनआईटी से या किसी आईसर से अपनी पढ़ाई करनी है, या आपका सोल पहले से ही था कि ये मुझे बाहर से ही पढ़ना है? सर मेरा लाइक एज आई मेंशन पहले कि थोड़ा इंक्लाइनेशन ज्यादा बाहर की तरफ था। ओके। मेनली रीजन ये कि मेरा अभी गोल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लाइक ऐसा नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूट लाइक प्रीमियम इंस्टीट्यूट की एक्सपोजर नहीं मिले, मुझे एज ऑफ नाउ मिल चुके हैं। सो मैं थोड़ा बाहर का एक्सप्लोर करना चाहती थी फर्स्ट, ओके। कि वहाँ कैसे रिसर्च होता है, उनके कोलैबोरेशन कैसे, ये सब उनके प्रोजेक्ट्स कैसे, सब कुछ। फर्स्ट तो वो। सेकेंड चीज कि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये कि अभी लाइक फॉर द नेक्स्ट 5-6 years मैं बाहर का एक्सपोजर पाके अपने कनेक्शंस बना के आई वांट टू कम बैक टू इंडिया, और मैं इंडिया में अपना लैब सेट करना चाहती हूँ। सो लाइक इंडिया में एक्सप्लोर करना मैं थोड़ा बाद के लिए रख रही हूँ काइंड ऑफ। एंड थर्ड ये भी है कि अगर जैसे मैं पर्सनल रीजंस देखूँ कि अभी जैसे फाइनेंशियली हो या लाइक जैसे स्कॉलरशिप्स अगर मिल जाए, क्योंकि इंडिया में भी मैं चाह मतलब मेरा उस समय ये गोल था कि अभी जैसे मेरे एकेडमिक सेमेस्टर चल रहे हैं, तो मैं उस समय फॉरेन के एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा सीवी बिल्ट है ऑलरेडी, तो मैं वो यूज करके फॉरेन के एप्लीकेशंस में उसको अप्लाई करूं। एंड उसके बाद अगर फॉरेन का नहीं हो रहा, देन मैं अगेन 1 year ड्रॉप लेके, आई वाज ओपन टू टेक अ ईयर ड्रॉप, तो 1 year ड्रॉप लेके मैं और अच्छे से अपने प्रोफाइल को बिल्ड करूँ, फॉरेन के लिए भी अप्लाई करूँ, एंड ऑल्सो एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करके लाइक उसके लिए प्रिपरेशन करके उनमें बैठूं। तो वो मेरा 2nd year लाइक ड्रॉप ईयर का गोल था, बट देन अभी मेरा एडमिशन हो गया, सो व्हाई नॉट, एंड स्कॉलरशिप्स मिला है, तो इट्स लाइक गुड। राइट। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दिमाग में इतना क्लियर रहता है कि मुझे अब्रॉड जाना है या मुझे इंडिया में अभी काम करना है। ये दिमाग में आपके होना भी चाहिए। थोड़ा-सा क्लैरिटी अगर होगी तो आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे प्रतिमा ने बताया अभी कि वो बाद में इंडिया में वापस आकर के इंडिया में ही जॉब करना चाहती है, आगे चल कर के इंडिया में ही लैब एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए वो फ़ॉरेन एक्सपोज़र चाहती है। हालाँकि उनको इंडियन बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने ऑलरेडी काम कर रखा है, बट अभी वो एक्सपोज़र चाहती है फ़ॉरेन का और वापस आकर के इंडिया में सर्व करेंगी। मुझे आप बताइए प्रतिमा, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं, पूछते रहते हैं। आपने सबसे पहले बताइए कि कौन-कौन सी फेलोशिप्स में आपने अप्लाई किया था? या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी फेलोशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं? और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो अप्लाई करने का ना मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर किया था, तो उसमें मैंने कुछ कैटेगरीज बनाए थे बेस्ड ओके, ऑन डेडलाइन एंड माय प्रायोरिटी। तो ओके। जैसे 5 ग्रुप्स थे कि ये मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस है एंड इसमें हुँ, तो मुझे अप्लाई करना ही है, कुछ भी हुँ, हो जाएगा, आई रियली लाइक द प्रोग्राम। फिर ऐसे हुँ, सेकंड प्रेफरेंस ऐसे करके, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाले मैंने 5 जगह अप्लाई किए थे एंड वही सिलेक्शन हो गया, तो मैं बात तक गई नहीं थी। ओके। बट अगर मैं लिस्ट देखूं तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ मैंने अप्लाई किया था सिलेक्शन हो गया, विच इज हुँ, लाइक ताइवान का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्कॉलरशिप होता है। हुँ, अगर आप ताइवान का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कॉलरशिप देंगे तो वो मास्टर्स के लिए भी करते हैं, वो पीएचडी के लिए भी करते हैं, और वो इंटर्नशिप्स के लिए भी करते हैं। जो इंटर्नशिप्स के लिए मैंने पहले अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा लाइक मेरे सेमेस्टर के साथ क्लैश हो रहा था। हुँ, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि बाकी बच्चे जरूर अप्लाई करें उनके लिए। एंड उसके अलावा एक एरास्मस फेलोशिप होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड लाइक इट्स अ रियली गुड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो उसके लिए इन दोनों के लिए स्कॉलरशिप के लिए मैंने खुद अप्लाई किया था जिनमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड उसके अलावा मैंने सोचा था कि मैं लाइक डैड के और एक्सप्लोर करूंगी, जर्मनी के लिए होता है, एंड क्वाड फेलोशिप यूएसए के लिए होता है, एंड कैंपस फ्रांस के भी लाइक प्रोफाइल लाइक वेबसाइट में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, जैसे चार पक हो गया, शिवेनिंग हो गया, ये सब। तो इनके लिए मैंने सोचा था मैं करूंगी, बट मैंने एट द एंड किया नहीं क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेफरेंसेस में सिलेक्शन हो गया था। तो ओके। तो जैसे कि प्रतिमा ने 4-5 जगहों का नाम बताया, चारपाक का बताया, इसके अलावा डार्ट का बताया, इरास्मस मुंडस फेलोशिप के बारे में बताया और ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फेलोशिप है, उसके बारे में बताया। तो ये सारी फेलोशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं और क्योंकि इनका पहले ही जो इनकी जो सबसे पहले नंबर की जो प्रायोरिटी थी, उस पे ही इनका हो गया था, इसलिए बाकी नहीं करा। मैं स्पेसिफिकली प्रथमा आपसे इरास्मस मुंडस फेलोशिप के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं,
और बहुत कम लोगों का सिलेक्शन भी हो पाता है और बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इरास्मस फेलोशिप क्या होती है? थोड़ा-सा उसके ऊपर स्पेसिफिकली हमसे थोड़ा बात करिए कि इरास्मस फेलोशिप क्या होती है? कौन से ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? और इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होता है? सो सर, एलिजिबिलिटी का जो है कि कौन से ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप अगर फोर्थ ईयर स्टूडेंट लाइक अपने फाइनल ईयर में, तो हुँ, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर गेटिंग डिग्री कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम लाइक मास्टर्स में भी अगर आपका फर्स्ट ईयर मास्टर्स है, तो आप अगर सेकंड मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो आप हुँ, फिर से अप्लाई कर सकते हो लाइक दूसरे मास्टर्स डिग्री के लिए एरास्मस में। पर इसमें एक चीज है कि अगर आप देखें एरास्मस क्या है, तो हुँ, एरास्मस बेसिकली टू मतलब उनका लाइक जैसे मैंने कहा कि जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो जॉइंट प्रोग्राम्स यानी 2 to 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि आप जैसे मेरा था प्रिसीजन मेडिसिन का, तो वो प्रोवाइड कर रहे थे इटली में, हुँ, इटली, फ्रांस और बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, ग्रेनोबल लैब्स और नेपोलिस। ये 3 यूनिवर्सिटी फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज जॉइंट प्रोग्राम बना के ये लाइक एंड ये हर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का अलग होता है। तो मेरे कोर्स में ये 3 थे एंड बहुत अच्छे कोर्स यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट्स अ रियली गुड प्रोग्राम एंड इसमें फुल्ली फंडेड होता है। तो लाइक आपका ट्रैवल से लेके आपका लाइक ट्रैवल भी दे रहे हैं वो, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं वो, वीजा का भी, वीजा आई थिंक खुद देना होता है पर वीजा फिर काफी कम रहता है हुँ, एंड उसके अलावा एंड ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट होते हैं, बट मोस्टली सब में इतना कवर्ड होता है एंड उसके अलावा वो मंथली सब्सिडी भी देते हैं एंड इनफैक्ट वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी देते हैं कि आप स्टार्टिंग में वहां गए तो आपको लाइक जो लाइक उसके लिए भी रिलोकेशन अलग कॉस्ट से होता देते है। हैं। यस, हुँ, तो वो मतलब काफी देते हैं, लाइक हर चीज का वो लोग ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट लाइक काफी तो मतलब आपके ट्रैवल में भी लाइक आपको लाइक पिक करने जाते हैं कि आपके लिए नया कंट्री ओके, है तो आपके लिए सेफ रहे एंड ऑल दो स्टफ। तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करती है एंड पर ये एक इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में 2 कैटेगरीज होते हैं, एक पार्टनर यूनिवर्सिटीज का और एक पार्टिसिपेटिंग सॉरी पार्टनर कंट्रीज का और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का। तो पार्टनर कंट्रीज तो वो हो गए जो जिनकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग है उसमें इंडिया आती है कि नहीं, उसमें आपको चेक ओके, करना है एक बार। अगर इंडिया ओके, आती है तो आप एलिजिबल है एंड आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस पार्टनर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज को मिलता है एंड देन पार्टनर यूनिवर्सिटीज को मिलता है। इसलिए थोड़ा इंडियन स्टूडेंट्स लाइक थोड़ा कम लोग सिलेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं एंड जो सिलेक्ट हुँ, होते हैं उनका बहुत लाइक अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। हुँ। तो मेनली यही है तो एंड कोर्सेज वाइज। हुँ। प्रतिमा, आपने बोला कि आप इस इरास्मस मिलने के बाद भी आप ताइवान वाली फेलोशिप को प्रायोरिटी दे रही हैं। ऐसा क्यों? क्यों आप मतलब ताइवान ज़्यादा चूज़ कर रही हैं? सर मेनली 2 रीज़न है। प्राइमरीली तो फंडिंग की वज़ह से, क्योंकि हुँ, जो एरास्मस का स्कॉलरशिप है, वो इनिशियली मेरे केस में क्या हुआ था कि मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मिलेगा स्कॉलरशिप, बट एज़ आई सेड कि पार्टनर और पार्टिसिपेटिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। तो हुँ, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जो उनका मतलब ये उनकी तरफ से दे रियली वांटेड टू टेक फंड मी, पर हुँ, जो उनका एरास्मस का जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हुँ, उन्होंने उस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली इस साल उन्होंने रूल चेंज कर दिया है एंड दे वांट कि सिर्फ जो पार्टनर कंट्रीज है उनके बच्चे ले। ओके, तो उस ओके, केस में दे टोल्ड मी कोई बात नहीं, हम आपको ग्रेजुएट स्कूल का स्कॉलरशिप दे देंगे, जो ओके। कि ऑलमोस्ट लाइक प्रॉपर्ली सेम है। हुँ, हुँ, पर वहाँ देखा जाए तो उससे थोड़ा बेटर मुझे ताइवान की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लगी। फंडिंग हुँ, काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली, लाइक अगर आप यूरोप में देखेंगे एंड लाइक यूरोज का देखेंगे, तो अगर बाय हुँ। चांस मुझे कभी एक मंथ का नहीं मिला, तो वो हाँ, तो इट्स बहुत लाइक परेशानी हो जाएगी आपको। वही लाइक INR में इट्स लाइक 1 लाख 2 lakhs ऑलमोस्ट एक मंथ के लिए। वही हुँ, ताइवान का ऑल्दो दे आर गिविंग मी अ लॉट एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाऊंगी, लाइक थोड़ा सेफर सिचुएशन है। एंड सेकेंड कि एरास्मस का जो प्रोग्राम है मेरा वाला स्पेसिफिकली वो 1 ईयर प्रोग्राम है। सो मुझे सिंस आगे PhD करना है, तो आई फील लाइक वीजा इश्यूज हो सकते हैं बाद में कि हुँ, आफ्टर 1 ईयर मे बी वीजा रिन्यू करना, या लाइक मुझे अगर PhD ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो उन हुँ, सब चीजों में थोड़ा सा लाइक हुँ।
देयर आर चांसेस कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं। वही ऑन द अदर हैंड ताइवान वाला 2 इयर्स प्रोग्राम है एंड उनका पीएचडी प्रोग्राम स्पेसिफिकली मुझे बहुत पहले से पसंद था। लाइक एज आई मेंशन कि मैं टीप के लिए भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई की थी, तो तब से मैंने देख रखा था लाइक 2-3 साल पहले से कि उनका जो पीएचडी प्रोग्राम है मुझे बहुत पसंद है। तो लाइक एक तो मेरा ऑप्शन रहेगा कि वहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करना, तो स्कॉलरशिप के थ्रू वो भी मैं लाइक जो ये एमओई का स्कॉलरशिप है ये 2 साल का मास्टर्स के लिए है। मेरा अगर मैं पीएचडी वहाँ पे फर्दर परस्यू करना चाहूँ तो मुझे 3 इयर्स और फंडिंग मिलेगी, तो उस वाह, हिसाब से एक सिक्योर्ड रहेगा काइंड ऑफ, तो राइट, उस राइट। हिसाब से मुझे काफी बेटर मतलब लगा। आपको दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा आप वही। कहीं अप्लाई करिए और पता नहीं सिलेक्शन हो कि ना हम्म। हो, ये सब चक्कर में आपको नहीं फँसना है। ओके, वही। वाह! अच्छा, ये आपने एक और बात-बात में चाणक्य फेलोशिप के बारे में भी बताया था। ये क्या होती है चाणक्य फेलोशिप? चाणक्य फेलोशिप एक्चुअली आईआईटी रुड़की एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनका आई हैव दिव्या संपर्क है आईआईटी हुँ, रुड़की में, उनका ये इनिशिएटिव है एंड मेरे यूनिवर्सिटी में आई हैव शूलिनी है, तो इनके हुँ, कोलैबोरेशन के थ्रू हमारा एक हैकाथॉन हुआ था जिनमें हुँ, वी हैड टू लाइक हमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैकाथॉन में प्रेजेंट करने पड़े थे एंड मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें, तो उसके हुँ, थ्रू फिर मुझे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिला था फ्रॉम एज अ चाणक्य फेलोशिप के थ्रू। तो ओके, उसके अंदर मैंने लाइक इन फंडिंग 4 मंथ्स के लिए थी, लाइक मुझे स्टाइपेंड उसके लिए मिला था एंड मैंने जो प्रोजेक्ट किया था वो 1 ईयर ऑलमोस्ट लगा था उसमें, तो वो एआई इन हेल्थ केयर पे प्रोजेक्ट था। सो इनफैक्ट मैंने जब मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया था तो सारा जीनोमिक्स एआई पे ही है, तो हुँ, वो काइंड ऑफ अच्छा फाउंडेशन बना था मेरे लिए एंड लाइक बहुत अच्छा ओके। मुझे एक्सपोजर मिला था रिसर्च में। तो क्या आप तो आईआईटी इसलिए रुड़की भी गई थी वहाँ काम करने के लिए कि सारा काम आपकी यूनिवर्सिटी में ही था? शुलिनी में सर, क्योंकि लाइक मैंने अपने प्रोफेसर के अंडर ही काम किया था, दीपक कुमार सर के अंडर, तो हुँ, हुँ, एंड ऊपर से लाइक लैब वर्क एज सच नहीं था, मोर लाइक एआई का काम था, तो मैंने अपने ओके, लैपटॉप में अपने यूनिवर्सिटी में ही कर लिया था। ओके, ओके। अगला सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आपने फेलोशिप्स के बारे में तो बताया। इरास्मस और ख़ासकर जो आपने ताइवान की फेलोशिप के बारे में बताया, उसमें उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं? उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? थोड़ा उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। कब उसका फॉर्म आता है? किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं? कितना समय होता है? डेडलाइन क्या होती है? थोड़ा ये सब चीज़ें डिस्कस करिए। सो सर ताइवान वाला जो है उसमें उनका मेन है कि आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जैसे मैंने नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी में किया है, तो हुँ, वहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग आप एमओई का जो आपको ऑनलाइन सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। वैसे मेरे यूनिवर्सिटी में जो मेरे मैंड्रिन के टीचर थे, लाइक मैं 2 साल से मैंड्रिन भी सीख रही थी, तो हुँ, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के लाइक वहीं से है, तो हुँ, उनके थ्रू मैंने फॉर्म भरा था हुँ, एंड लाइक मैंने उनको अपना फॉर्म सबमिट किया था, उन्होंने आगे फॉरवर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताइवानीज एम्बेसी को किया था। तो हुँ, आफ्टर लाइक सबमिटिंग योर फॉर्म, आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके डिटेल्स के साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फॉर्म भर के आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सबमिट करना है ताइवानीज एम्बेसी में, एंड इसका डेडलाइन मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, पर मार्च एंड है मोस्ट प्रोबेबली। एंड ओके, ताइवान के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी का डेडलाइन लाइक 15 फरवरी है, एंड बाकी जो ताइवानीज यूनिवर्सिटीज हैं जैसे तेपे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया एंड और भी जितने भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके डेडलाइंस मैक्सिमम मार्च एंड तक जाते हैं। तो अगर ओके, आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना प्रोफाइल लाइक फरवरी एंड तक या स्टार्ट तक एटलीस्ट प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि बहुत जल्दी लाइक डेडलाइंस जाते रहते हैं। ओके, एंड तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फिर जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने सबमिट कर दिया अपने एप्लीकेशन, तो उसके हुँ, बाद आपके लाइक एक इंग्लिश एग्जाम होता है एंड हुँ, हुँ, उसके बाद लाइक बहुत छोटा सा एग्जाम होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, एंड हुँ, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो एन इंटरव्यू में वो आपको पूछेंगे कि आपका लाइक जैसे यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं, आप हुँ, क्यों ताइवान जाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब हुँ, एंड और भी काफी चीजें होती है। एंड देन उसके बाद जैसे मुझे तब तक एक्सेप्टेंस मिल चुका था नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपना सबमिट कर दिया था उनको एंड देन वो अपना रिजल्ट लाइक जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका रिजल्ट आ जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड है। तो ये ताइवान के स्कॉलरशिप का था एंड ऑल्सो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का था जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है। तो उसके अलावा ताइवान में जो जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनकी भी बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स है, लाइक
मोस्टली सब में अगर आप स्कॉलरशिप देखेंगे आपका लिटरली पूरा लाइक ट्यूशन फीस, रहने का लाइक स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ कवर्ड होता है, तो लाइक काफी कम खर्चा हो सकता है आपका, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है काफी वहाँ पे अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स भी देखेंगे तो। क्योंकि मुझे इनिशियली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलने से पहले भी मुझे यूनिवर्सिटी का जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप था, जो उनके ग्रेजुएट स्कूल का स्कॉलरशिप था, वो मिल चुका था, तो उसमें भी सब कुछ कवर्ड था। इट्स जस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में मुझे ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंड उसके एक चीज़ और एंड पूछनी थी मुझे पहले यहाँ पे, कि यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप बोल रही थी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रखने चाहिए जब हम ताइवान में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें जनरली यूज़ होती हैं? सर आपके ट्रांसक्रिप्ट फॉर श्योर, हुँ, अगर आप डिग्री आपकी हो चुकी है तो डिप्लोमा, बट ये कि अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिखवा सकते हैं कि ये अभी एनरोल्ड है फाइनल सेमेस्टर में, या इस टाइम पे जून, इस मतलब मेरे केस में से हुँ, जून 2024 इस टाइम तक इनके सारे एग्जाम्स हो चुके होंगे, एंड इस टाइम तक आपको डिग्री मिल जाएगी, तो मतलब शी इज रेडी टू लाइक सितंबर से शी वुड बी रेडी टू पार्टिसिपेट इन मास्टर्स के प्रोग्राम में। तो ओके, अब ऐसे अपने डिपार्टमेंट से लाइक साइन एंड स्टैम्प वगैरह लगवा के एक लेटर लिखवा लीजिए, इनफ होता है। एंड उसके अलावा अगर आपने आइल्स दिया है तो अच्छी हुँ, बात है, हुँ, अदरवाइज आप फिर से अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिखवा सकते हैं। अगर आपका जैसे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था तो आप लेटर हुँ, लिखवा लीजिए कि हम इनका प्रोग्राम इंग्लिश में था, शी नोज इंग्लिश, तो वहां पे ओके, दिक्कत नहीं आएगी। ओके। एंड उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट हो गए, ये सब हो गए, सीवी, एसओपी वगैरह भी चाहिए एसओपी। होता है क्या? हुँ, तो एसओपी में भी जैसे आई थिंक उनके फॉर्म में ही होगा एक पार्ट जहाँ वो हुँ, आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों जाना है, आप वहाँ पे हुँ, जाकर क्या करना चाहेंगे, एंड ये सब। तो कुछ कुछ वर्ड्स लाइक वर्ड लिमिट भी दे रखे होते हैं, उसमें आपको लिख के हुँ। देना है, बस इतना ही है। इसके अलावा एंड सीवी वगैरह इससे आपको ज्यादा जमा तो करना पड़ता होगा, है ना? एंड उसके अलावा 3 फॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एप्लीकेशन के ही हैं। फर्स्ट हुँ, आपके डिटेल्स का, एक आपको डिक्लेरेशन साइन करना होता है कि लाइक टर्म्स एंड कंडीशन टाइप, हुँ, एंड थर्ड वो क्या कहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, लाइक हुँ, इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में अप्लाई किया है, बस उसका एक डिटेल होता है। क्योंकि हाँ, ताइवान का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के लिए ही है। तो ओके, लर्निंग इंग्लिश डॉट यानी मास्टर्स में वो पूरा फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा वो कोर्स। तो उस वो कुछ जैसे अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ताइवान में 100 कोर्सेस है तो 100 कोर्सेस के लिए स्कॉलरशिप देंगे, शायद 90 के लिए ही वो देंगे। तो वो 90 का एक लिस्ट है, उनके वेबसाइट में है। उन हुँ, 90 में से आपने जिस लिस्ट में अप्लाई किए, लाइक फॉर हुँ, एग्जांपल 90, तो उसमें जिस लिस्ट में अप्लाई किए उनको सिलेक्ट करके आपको लाइक वो लिस्ट पूरा सबमिट करना है कि ये कोर्स में मैंने अप्लाई किया है। तो जब मैं इंटरव्यू दूंगी एंड मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा एंड मैं इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए जाऊंगी, तो मुझे तब ये स्कॉलरशिप यूज करना है। तो यही होता है बस। ओके, ओके। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो यही चीज़ अगर हम इरास्मस के लिए अप्लाई करें तो वहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस और ज़्यादा टिपिकल है क्या, कि ऐसा ही है? सर एरास्मस में थोड़ा डिफरेंट लाइक डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट होता है। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एरास्मस में आपको ऑनलाइन ही सारे जितने भी कोर्सेज है सब मिल जाएंगे। कोर्सेज में ही फिर आपको एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। तो हुँ, कोर्सेज के वेबसाइट में ही सब कुछ मेंशन है कि आपको क्या चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को डिफरेंट चीजें चाहिए होती है, पर एसओपी सीवी ये सब तो सभी को चाहिए, सब में ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए। सभी को चाहिए। ऑल्सो ताइवान में भी मैंने देखा था और एरास्मस में भी देखा था, उनको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है विच इज आई थिंक एरास्मस में नहीं चाहिए पर ताइवान में चाहिए था, विच वॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ओके, स्पेसिफिकली मैंने जब एनटीयू में अप्लाई किया था तब, पर उनका ऐसा नहीं कि बहुत लैक्स में हुँ, स्टेटमेंट हुँ, चाहिए। एंड जरूरी नहीं कि आपका हो, आपके मम्मी पापा या कोई और भी ओके, अपना स्टेटमेंट दे दे, बस एक हुँ, लेटर लिख के देना है कि ये मेरे लाइक बोर्ड है या येस। जो भी, एंड मैं इनको फंड करने के लिए रेडी हूँ। तो हुँ, एक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वाइज ट्रांसक्रिप्ट सीवी एसओपी हुँ, एलओआर, पर एलओआर में ये है कि डिफरेंट अगेन डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट टेक्निक्स से लेते हैं। हुँ, सम कुछ में होता है कि आप जस्ट एलओआर अपने प्रोफेसर से लेके अपलोड कर लीजिए, और कुछ में ये होता है बस कि आप प्रोफेसर की ईमेल डाल दीजिए और प्रोफेसर हुँ, को लिंक आएगा। डायरेक्टली, तो डायरेक्टली। जैसे भी लाइक डिफरेंट प्रोग्राम्स में ओके, जैसे भी हो। ओके, एंड उसके अलावा ऐसे कुछ नहीं मांगते। मे बी ये हो सकता है कि जो फॉर्म है उसी में पूछे कि आपके लाइक क्या रिसर्च एक्सपीरियंस थे ओके, या मोटिवेशन क्या था, लाइक
अलग से शायद आपको सीवी या एसओपी अपलोड ना करने के लिए बोले, या तो बोल सकते हैं दोनों कीजिए, कि अपलोड भी ओके कीजिए और लिख के भी ओके कीजिए। तो मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट होता है, कुछ का नहीं था, ओके एकदम सिंपल था, कुछ का काफी होता है। ओके। थैंक यू प्रतिमा, आपने इतना डिटेल में बताया। यहाँ पे मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अभी प्रतिमा ने एक शॉर्ट एब्रीविएशन यूज़ किया, एलओआर। एलओआर का मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। और कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो प्रतिमा बता रही थी, वो इसलिए कंट्रीज मांगती हैं अगर आप कहीं भी अब्रॉड जाएंगे, तो क्योंकि आप उतना ज़्यादा अर्न में भी ना कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स के पास या किसी के पास उतनी फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। इसलिए ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली इसके बारे में अब्रॉड में अप्लाई करने के लिए हेल्प कर मांगते रहते हैं। उसी के लिए स्पेसिफिकली हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, उड़ान, जिसके बारे में अभी हम प्रतिमा से बात भी कर रहे थे। तो ये इस प्रोग्राम के अंडर में हम और हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको एसओपी किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना चाहिए, क्या सीवी का आपका अप्रोच होना चाहिए, इन सारी बातों पे हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, और इसके अलावा हमने एक पोस्टर भी बना रखा है उड़ान प्रोग्राम से रिलेटेड, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं प्रतिमा, कि फेलोशिप्स के बारे में आपने बता दिया। अब मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जब आप अप्लाई करती हैं तो क्या एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई लगती है क्या, कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती कोई भी? सर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे एरास्मस में नहीं लगा था, हुँ, लेकिन जैसे ताइवान में एनटीयू में जब मैंने अप्लाई किया था तो थोड़ा सा लगा था। सेम मैंने जब कैनेडियंस का मैं स्वीडन में अप्लाई किया था तब भी फिर से थोड़ा सा लगा था। एंड कैंपस फ्रांस मैंने वो पहले मेंशन किया था, मेरे फ्रेंड्स ने जिन्होंने फ्रांस में अप्लाई किया था उनको भी कैंपस फ्रांस के टाइप पे लगा था। पर जो फीस है वो मोस्टली कैसे होता है, जैसे कैंपस फ्रांस में अगर आप एक अमाउंट पे कर रहे हैं तो उस अमाउंट में आप 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, या 8 डिफरेंट ओके, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर ओके, सकते हैं। एंड सेम स्वीडन में भी मेरा आई थिंक 8000 कुछ लगा था, पर उसमें हुँ, आप 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेम ओके, यूनिवर्सिटी हो चाहे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो। एंड ओके। आप प्रेफरेंस वाइज कर सकते हैं। तो तो स्वीडन वाले में भी आपका सिलेक्शन हो गया था, यस सर। प्रथमा? वाह! तो यस सर। प्रथमा ने जितनी भी फेलोशिप्स अप्लाई करी आप उनसे पूछिए, सब जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए, नेक्स्ट एक मुझे बात करनी है कि अभी तो जैसे आपने बताया कि ताइवान में आप लेना चाहती हैं। आपको क्या लगता है प्रतिमा, आप, भई ज़ाहिर-सी बात है कि आप इतनी जगह आपने अप्लाई किया और सभी जगह आप सेलेक्ट हुई हैं। क्या आपका आउटस्टैंडिंग क्राइटेरिया क्या रहा होगा, जिसकी वजह से आप हर जगह सेलेक्ट हुई हैं? वही चीज़ आप स्टूडेंट्स को भी बताइए ताकि वो भी जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हैं, वो अभी से उस चीज़ पे काम करना शुरू करें ताकि उनका जो सीवी है, एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी मज़बूत हो जाए। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो सर एक चीज मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं जितना ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर सकती थी, मैं करती थी। एंड लाइक ऐसा नहीं कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने देखा कि नहीं ये मेरे फ्यूचर इंटरेस्ट का नहीं है, या हुँ, जहाँ मुझे जब मास्टर्स अप्लाई करना है उस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती थी। तो हुँ, एट द एंड क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का आइडिया लग गया। हुँ, एंड जब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में जाना है अब, तो मैं उन हुँ, डिफरेंट जो स्किल्स थे उसमें से कुछ ना कुछ उठा के मैं अपने स्टोरी में डाल लेती थी। चाहे वो ओके, जैसे मैंने क्रायोएम का एक इंटर्नशिप किया था जो जीनोमिक्स से ज़्यादा इन हुँ, लाइक रिलेटेड नहीं है। पर मैं हुँ, इमेजिंग का काफ़ी स्किल्स उसमें डाल सकती थी। तो हुँ, ऐसे अपने जितने भी आपके एक्सपोज़र्स हैं, उसको आप कैसे एक स्टोरी में कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं और ये आप अपने जो जहाँ पे इंटरव्यू में भी आप बता सकते हैं, तो उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है कि जितने भी स्किल्स हैं, उस चीज़ को आप एक लाइक उनका उनके बीच में कनेक्शन ढूँढ सकते हैं, लाइक एप्लीकेशन और ओके, उनका कनेक्शन बना सकते हैं। तो ओके, फर्स्ट ये, सेकंड ये कि सिंस काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे, तो जब मैं सीवी अपना लिखती थी, तो ऐसा कभी कमी नहीं पड़ी कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि अब मैं हुँ, इसमें अप्लाई कर रही हूँ, पर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कुछ स्किल्स हुँ, नहीं है लिखाने के लिए। तो कुछ ना कुछ होता था। एंड हुँ, एक मेरे सीनियर ने एक पॉइंट बोला था कि आप जब अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे सेल कर सकते हो। यस, कि आप जैसे एक प्रोडक्ट को सेल करेंगे किसी क्लाइंट के पास, वैसे इंटरव्यू में आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए। तो ओके, वो चीज़ काफ़ी लाइक काम आया था हुँ, कि इतने सारे स्किल्स को कौन-सा उठा के अपने सीवी में रखना है और सीवी में उसको फिर अपने स्टोरी में कैसे इनपुट उसको लाइक रख के बताना है, वो चीज़ें लाइक काफ़ी काम आती है।
ऑल्सो इस चीज में मैं एक सीवी में ऐड करना चाहूंगी कि जब मैंने लाइक इनिशियली जब मैं सीवी बनाती थी और सीवी का नॉर्मल टेम्पलेट यूज करती थी, तो एक स्किल जैसे देयर आर 4 स्किल्स जो डिफरेंट चीजों पे बेस्ड है, पर जब मैं कहीं अप्लाई कर रही हूँ तो वो 4 डिफरेंट चीजें लगता है और वो ऐसा लाइक प्रोफेसर को शायद लग सकता है कि ये लाइक सीरियस नहीं है, लाइक हर हाँ। चीज में इन्वॉल्व है पर इसको लाइक आइडिया नहीं है कि इसी चीज में लाइक इतना मतलब फोकस नहीं है। तो उस चीज में मेरे लाइक बाद में मैंने एक चीज काम एंड हाँ, और ये भी है कि जब अगर मान लो कि मैंने 4 में से 2 चीजें हटा दी कि नहीं ये 2 रिलेवेंट है, इनको रखना है, तो हटाने में बहुत टाइम चला जाता था कि एडिटिंग करो, आप उसको ब्यूटीफाई करो, स्पेसिंग देखो, ये सब। तो उस चीज में एक काम आया था यूरोपास करके। जब मैं एरास्मस के लिए भर रही थी तो वहीं से मुझे पता चला था यूरोपास सीवी का। एंड यूरोपास के वेबसाइट में क्या होता है कि आप अपना प्रोफाइल बनाइए एंड उसमें आप अपने सारे स्किल्स जितने भी आपके रिसर्च एक्सपोजर्स थे, जितने भी इंटर्नशिप थे, सब लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि जब आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तब सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये मुझे रखना है आगे, ये नहीं रखना। तो उस हिसाब से आपकी एडिटिंग बहुत ईजी रहती है। इजी हो एंड आप जाती है। स्पेसिफिकली आपको जो स्किल्स चाहिए, जैसे जीनोमिक्स से रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए, आप वो रख सकते हैं। तो उस चीज में काफी टाइम भी बच जाता था और मेरा सीवी भी काफी अच्छा रहता था। तो काफी स्ट्रीमलाइन लगता था कि रिलेटेड लगता था, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मैं जीनोमिक्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ पर मुझे हर चीज में मैंने कुछ ना कुछ कर रखा है। तो हम्म, जो लाइक रेलेवेंट नहीं है वो भी वहां पे सही नहीं लगता है, स्पेस भी बढ़ता है। तो हम्म। अननेसेसरीली स्पेस बढ़ाने से अच्छा रेलेवेंट चीजें यस, रखो। बिल्कुल तो सही बात कही। मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रतिमा का सपोर्ट करना चाहूंगा कि आपका सीवी हर जॉब के लिए जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए। अगर जीनोमिक्स की जॉब है तो आपके सीवी में जीनोमिक्स से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करना चाहिए, रादर देन अगर आपने कुछ और किया हो, एग्रीकल्चर में भी कुछ किया हो, तो वो वहाँ पे ज़रूरत शायद नहीं है उतनी ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो सही बात कही प्रतिमा ने कि साइंटिस्ट को ये लगेगा कि ये उतना ज़्यादा फोकस नहीं है यहाँ पे आने के लिए, बट वो बस अप्लाई कर दिया है, उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो इस तरीके के सीवी किसी को अच्छे नहीं लगते। आप फोकस सीवी बनाइए जैसा कि ये बता रही थी। डिपेंडिंग अपॉन जॉब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीवी में रखिए। ज़्यादा बड़ा सीवी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रतिमा ने अपना सीवी भी मुझे भेजा था। हार्डली 1 से डेढ़ पन्ने का इनका सीवी था और उसमें इतने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन इन्होंने अरेंज कर रखी है सारी कि मतलब क्या ही कहने। कोई भी जो इंडिविजुअल होगा वो सीवी देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये जो है ये इंडिविजुअल जो है वो सचमुच इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है। इस तरीके का कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए सीवी से। थोड़ा-सा और मुझे एक चीज़ बताइए प्रतिमा कि जीआरई या टोफल वगैरह के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है तो इन एग्ज़ाम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपने भी एग्ज़ाम दिए हैं? सर मैंने जीआरई तो बिल्कुल नहीं किया था, ना ही मुझे कहीं किसी भी एप्लीकेशन में लिखा हुआ मिला था कि दे वांट जीआरई। तो जीआरई तो नहीं, शायद ही कोई रेयरली होगा पर उनके वेबसाइट में मेंशन हो सकता है। पर अगर वो रेयरली है भी तो वो शायद प्लस पॉइंट्स के लिए है, नॉट लाइक दे नेसेसरीली नीडेड। हुँ, उसके अलावा टॉफल नहीं दिया था मैंने, पर आइल्स दिया था। बट आइल्स भी कंपल्सरीली नहीं है। ओके, एंड जैसे मैंने पहले बोला था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिखवा लीजिए, वो इनफ होता है। पर हुँ, मैंने आइल्स बस इसलिए दिया था जस्ट कि एक सेफर साइड में रहने के लिए, लाइक जस्ट एक कि लाइक ऑफिशियल कहीं डॉक्यूमेंट फँस सबमिट ना करने जाएँ। के लिए। राइट, राइट। वही। एंड सेकेंड इसलिए भी कि सिंस जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ताइवान में अप्लाई किया था एंड देन यूरोप में भी, यूरोपास में भी, सॉरी एरास्मस में भी, जो कंट्रीज थे वो जरूरी नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हो। तो यस। उस केसेस में अगर आपका आइल्स हो तो शायद थोड़ा बेटर रहे, लाइक जैसे ताइवान वाले केस में, हुँ, क्योंकि जैसे ताइवान में उनका भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है ना हमारा है। तो ओके। उस केसेस में थोड़ा हेल्पफुल रहा, और उनका जैसे फर्स्ट लैंग्वेज मैंड्रिन है। एंड टीओसीएफएल का एग्जाम अगर आपने दिया हो जैसे चाइनीज वाला, हुँ, तो थोड़े प्लस क्रेडिट्स मिलेंगे, पर वो मैंने इस साल ही दिया है जस्ट। तो उस समय मेरे पास टीओसीएफएल नहीं था, तो एटलीस्ट आइल्स हो तो बेटर है, नहीं हो तो ओके। भी इट्स फाइन। ओह, इट्स फाइन। तो यस, राइट। अच्छा। एंड देन वीजा के हाँ, काम में भी लाइक काम आ सकता है, तो व्हाई नॉट। ओके। आपने यूनिवर्सिटी की चॉइसेस कैसे मेंटेन की? मतलब आपका कोई पर्टिकुलर प्रायोरिटी था कि मुझे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ पे जाना है या यूके की यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। आपने किस तरीके से यूनिवर्सिटी की चॉइस की या फिर आप मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट थी कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी से मुझे मतलब नहीं है? क्या आपका डिसीजन मेकिंग था? तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो फाइनेंशियल देखना था, हुँ, क्योंकि
ऑल्दो जितना भी अच्छा यूनिवर्सिटी एंड कोर्स हो, अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो बीइंग अ मिडिल क्लास नहीं फैमिली जा से मैं सकते। इतना लाइक अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखना था मुझे कि अ, अगर लाइक अगर ट्यूशन फीस है तो वो हुँ, कितनी है, मैं अफोर्ड कर हुँ, सकती हूँ कि नहीं, हुँ, एंड स्कॉलरशिप्स कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। हुँ, तो उस हिसाब से तो मैंने थोड़ा-सा यूएस पहले ही हटा लिया था क्योंकि यूएस थोड़ा हुँ, एक्सपेंसिव ज़्यादा है। पीएचडी के लिए फॉर श्योर मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि फुल्ली फंडेड होता है, पर मास्टर्स के लिए अभी मुझे सही नहीं मास्टर्स नहीं लगा। होता है। एंड उस हिसाब से ताइवान का मेरा काफ़ी पहले से इंटरेस्ट हुँ, था। मैंने जैसे इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई किए थे एंड मैं मैंडरिन भी काफ़ी साल से सीख रही थी। तो एक ताइवान की तरफ थोड़ा-सा लाइक इंक्लिनेशन था। एंड ओके। उसके अलावा यूरोप भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि जैसे इरास्मस हो गया, इन सब में लाइक फुल्ली फंडेड जैसे था। हुँ, हुँ, तो फर्स्ट तो सिलेक्ट करना फाइनेंशियल उसमें से था। सेकंड कि मेरा इंटरेस्ट लाइक जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायो इनमें है, तो मुझे कोर्सेस वैसे ही लेने हैं। एंड सिंस मैंने अभी बैचलर्स में मेरा बायोटेक का कोर्स था एंड मुझे काफ़ी रिसर्च एक्सपीरियंस मिले थे। तो मुझे अब ये था कि हर चीज़ में एक्सप्लोर नहीं करना, मुझे स्ट्रीमलाइन करके थोड़ा पीएचडी के लिए फ़ोकस करना है कि मैं ओके, अभी मास्टर्स में अपना ऐसा प्रोजेक्ट करूँ कि पीएचडी में मेरे काम आए। तो थोड़ा अगर स्ट्रीमलाइन कोर्स रहेगा, तो मेरे लिए हुँ, बेटर रहेगा। तो हुँ, इसलिए मैं यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ढूँढ रही थी जो जीनोमिक्स या कंप्यूटेशनल बायो में काफ़ी अच्छे, जिनमें लैब्स बहुत हो। एंड अगर लैब्स बहुत है, कोर्स बहुत अच्छा है, कोर्स में लाइक क्या पढ़ा रहे हो एग्ज़ैक्टली, क्या हुँ, जैसे उनका जो करिकुलम है वो मेरे मुझे जो सीखना है उससे रिलेटेड है कि नहीं। एंड एलिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि जैसे काफी जगह जैसे अगर जीनोमिक्स भी है तो वो शायद हुँ, सीएस के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर करे देन बायोटेक। तो वो ओके, एलिजिबिलिटी देखना, फिर ओके, क्रेडिट्स देखना। जैसे जैसे कार्लिंस का भी कुछ कोर्सेज थे, जैसे उनका से यूरोप में ईसीटीएस फॉलो होता है। तो हुँ, ईसीटीएस 160 4 इयर्स का 160 क्रेडिट्स होते हैं एंड ओके, हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। हुँ, सॉरी, हुँ, उनका 240 क्रेडिट्स होता है। आई थिंक मैं थोड़ा-सा आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूज़ हो रही हूँ। पर हुँ, जो भी है हमें थोड़े क्रेडिट्स कन्वर्ट करने होते हैं। एंड स्वीडन में एक चीज़ उनका ये भी था कि उनको हर एक अ, मतलब को लाइक सब्जेक्ट में उनको इतने क्रेडिट्स चाहिए। जैसे ओके, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में जो मुझे अप्लाई करने थे, मेरे बहुत इंटरेस्ट थे, पर उनमें उनको सीएस में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्रेडिट्स चाहिए, जो हमारे ओके, कोर्स में ये नहीं थे, हमारे लाइक यहाँ नहीं होता है। बायोटेक में नहीं थे। तो जैसे उनको मैथ्स में सम 10 क्रेडिट्स चाहिए, जो हमारे यहाँ पे एग्ज़ैक्टली बायोटेक नहीं में होता, एग्ज़ैक्टली मैथ्स में इतना फ़ोकस नहीं होता। तो राइट, उन सब चीज़ों में एलिजिबिलिटी भी देखनी थी कि पहले तो मैंने ऐसे लिस्ट बनाया था कि मुझे कहाँ-कहाँ ओके, अप्लाई करना है। फिर मैंने उनका वेबसाइट में देखा कि मैं एलिजिबल हुँ, हूँ भी कि नहीं, उनका नहीं, करिकुलम कैसा है, उनके ओके, स्कॉलरशिप्स क्या-क्या अवेलेबल है, डेडलाइन्स क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेडलाइन्स चले गए ऑलरेडी या कुछ हुँ, ऐसे लाइक बहुत दूर हो। एंड उस हिसाब से मैंने मोस्टली प्लानिंग की थी अपनी। ओके। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से क्या-क्या क्राइटेरिया होने चाहिए आपके यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो नेचुरली फाइनेंशियल होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया भी कि आपको देखना चाहिए कि आप कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अफ़ोर्ड कर सकते हैं, प्लान्स में क्या वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कितनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। प्रथमा मुझे बताइए कि आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे थे? हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंडिया में इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। अब बाहर की विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हो तो इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं? कौन-कौन से लोग बैठे रहते हैं? किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो सर इंटरव्यूज में लाइक लोग वाइज तो प्रोफेसर्स ही होते हैं मोस्टली, लाइक या ओके, लाइक या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक दो जन एंड देन बाकी सारे प्रोफेसर्स होते हैं स्पेसिफिकली जिनकी लैब में शायद आप फ्यूचर में काम करें। तो वो लोग मोस्टली इंटरव्यूज लेते हैं एंड डिपेंड्स ऑन नंबर, तो डिपेंड करते हैं। कुछ-कुछ में जैसे मेरे केस में कुछ-कुछ में 2-3 प्रोफेसर्स थे, कुछ-कुछ में 7, 8, 9 लोगों का पैनल था। तो ओके, डिपेंड करता है एंड क्वेश्चंस वाइज वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं रादर देन सिर्फ थ्योरी पूछना। तो हुँ, अगर वो आपका टॉपिक भी है तो उसका आप मोस्टली वो एप्लीकेशन पूछेंगे कि आपको कनेक्ट करना आ रहा है कि नहीं। अगर आप 2 स्किल्स बताया आपने कि मैंने अपने इस इंटर्नशिप में ये स्किल सीखा था और अपने इस इंटर्नशिप में ये स्किल सीखा था, तो वो आपको पूछेंगे कि आपको पता है कि आप आगे जब प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें ये स्किल्स कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आपके इस येस, प्रोजेक्ट में। तो ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एंड देन लाइक जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें देन वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं, हुँ, आपके आगे की क्या प्लान्स है, आप एकेडमिया में रहना चाहते हैं या इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, हुँ, हुँ, कौन से प्रोफेसर के अंदर काम करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे, ये सब ओके, क्वेश्चंस। ओके, ओके, ओके। बहुत अच्छे से बताया आपने। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अभी आगे आप मास्टर्स में क्या देखती हैं? कौन से प्रोग्राम्स आपको लगता है कि इन फ्यूचर बहुत डिमांड में आने वाले हैं, जिसको सोच कर के आप वहाँ अप्लाई कर रही हैं? तो सर मेरा मोस्टली इंटरेस्ट
जैसे मैं बोलूंगी कि कंप्यूटेशनल बायो और बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसमें है, एंड मेरे जो पुराने जैसे इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस थे उसमें थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर बायो और इमेजिंग इन सब का भी एक्सपोजर मिला था। तो मैं आगे कुछ ऐसा काम करना चाहूंगी जिसमें इन सबका थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो, एंड मोस्टली लेकिन कंप्यूटेशनल बायो पे फोकस। एंड ऑल्सो एक चीज ये कि जैसे मैं अभी जो जैसे मास्टर्स में जहाँ पे काम करूंगी वो अकेडमिया सिलिका में मेरा मतलब मेरे प्रोफेसर का लैब है, एंड वहाँ पे उनका काम ब्रॉडली इसी चीज पे फोकस्ड है। तो मुझे थोड़े से साइड प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे जो लाइक माउस मॉडल हैंडलिंग पे है, इन सब चीजों पे। तो मुझे नई चीजें भी सीखने को मिलेगी जो मेरे शायद पीएचडी में काम आ जाए। तो अभी मेरा मेन फोकस है कि मुझे कंप्यूटेशनल बायो में थोड़ा सा अपना और डेवलप करना है स्किल्स, एंड जो साइड की चीजें उनको भी जानना है सो दैट पीएचडी में आगे काम आ सके। एंड ऑल्सो मैंने जितने भी लाइक प्रोजेक्ट्स जितने भी मास्टर्स में अप्लाई किए थे मैंने ट्राई किए थे कि वो मोस्टली जॉइंट प्रोग्राम्स हो। एंड जॉइंट प्रोग्राम्स इसलिए क्योंकि लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन में हो तो मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लैब का एक्सेस मिले कि मैं उनके उनके लैब्स में उनके वर्कशॉप्स में जाके सीख सकूं एंड प्रोजेक्ट्स में वर्क कर सकूं। तो इट्स लाइक एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मेरा लाइक काइंड ऑफ सीमित ना रहे, एंड मैं बाकी जगह का भी लाइक प्रॉपर लाइक सारा एडवांटेज ले सकूं। बिल्कुल। आज की डेट में इंटरडिसिप्लिनरी काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही चीज़ पे एक ही फील्ड पे स्टिक रहेंगे तो आप अपने काम में वैरायटी नहीं ला पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जैसा कि आप इनसे प्रतिमा से सुन भी रहे हैं कि ये ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ पे इनको हर चीज़ का एक्सेस मिल सके। इनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ठीक ठाक आइडिया है, लेकिन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अपना बेहतर बनाना चाहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने इनको एनिमल हैंडलिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है, तो वो भी सीखना चाहती हैं। तो एक तो सीखने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, और दूसरा आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं नई-नई जगह पे जा कर के अलग-अलग लोगों से मिल कर के वहाँ पे जो काम हो रहा है वो समझ सकूँ, वो सीख सकूँ। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें आपके सीवी में बेनिफिट करेंगी, आपके जो काम होगा, जो पीएचडी का काम करने जा रहे होंगे उसमें बेनिफिट करेंगे। क्योंकि मैंने यही देखा है कि आप जितनी ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग करेंगे, अल्टीमेटली जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या अल्टीमेटली किसी कोई एक परमानेंट पोज़ीशन के लिए आपकी नेटवर्किंग बहुत, बहुत मायने रखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कितना बेहतरीन अलग-अलग एरियाज़ में काम किया है, वो बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई प्रतिमा। अब आपसे फाइनल थॉट्स लेना चाहूँगा, बहुत समय हमने आपका ले लिया। थोड़ा-सा ये बताइए कि आप जनरल स्टूडेंट्स जो अभी 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी आप अपने एक्सपीरियंस से कि उनको क्या अभी से किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो? तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कि जितने इंटर्नशिप्स जितने प्रोजेक्ट्स छोटी छोटी चीजें भी हो, लाइक हफ्ते 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट भी हो, बट हुँ, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करिए उसमें। एंड जितना यस। हो सके अपने प्रोफेसर से थोड़ा लाइक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए। उनको चाहे आप बताइए कि आप आगे फॉरेन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो आपको प्लीज वो बताए, क्योंकि हुँ, मेरे केस में भी मेरे प्रोफेसर ने काफी हेल्प की थी। तो ये तो जरूर करिए। एंड जितने हुँ, समर इंटर्नशिप्स हो, जितने कोई भी टाइम ना वेस्ट करिए। हुँ, मतलब अगर हुँ, वेकेशन है तो ये मत सोचे कि चलो हुँ, आराम करते हैं, कुछ करते हैं। सेमेस्टर में बहुत पढ़ा था, नहीं, सेमेस्टर में पढ़ा था, पर वेकेशन इज द टाइम जिसमें आप अपना करियर लाइक प्रॉपर अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो ओके, एक तो वो चीज। सेकेंड की जितना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर लाइक इंडिया में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस काफी होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर रहे, एटलीस्ट आप वहाँ पे एज लाइक ऑडियंस चले जाइए, उतना भी बहुत है। लाइक एटलीस्ट आप बोल सकते कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, चाहे आपने ओके, प्रेजेंट ना किया हो। एंड समर प्रोग्राम्स इंटरनेशनल भी बहुत होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में हुँ, अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन तो मैंने आपको कहा ही आएंगे ये सब है। हुँ, ऑफलाइन में जैसे टीप का इंटर्नशिप है ताइवान का, टीआईआईपी होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ ताइवान का है। फिर कैलटेक की काफी समर प्रोग्राम होता है, सर्फ, उसमें आप कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड गए थे उसमें, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। एंड हुँ, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं फॉरेन के समर प्रोग्राम्स। एक शैंगर्स प्राइज कंपटीशन है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितना आप फॉरेन का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा लीजिए, इंडिया का एक्सपोजर लीजिए, पर अपना सीवी बिल्ड कीजिए। तो या सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेसिफिकली वो। एंड हुँ, थर्ड ईयर के एंड तक आते आते आप एक लिस्ट बना लीजिए एटलीस्ट एक्सेल शीट में, कि इन यूनिवर्सिटीज के इन प्रोग्राम्स में जिनका डेडलाइन ये है, ये हुँ, लिंक है, ये फर्दर हुँ, डिटेल्स है, ये प्रोफेसर के लैब है, कि ऐसे पूरा एक एक्सेल शीट बना लीजिए जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। हुँ, एटलीस्ट फर्स्ट ड्राफ्ट आप प्रिपेयर रखिए। एंड
जब आप एक्सेल शीट भी बना रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम आईवी लीग्स में अप्लाई के ही नाम लिखिए उसमें, नहीं। मे बी आप ऐसे कर सकते हैं कि 20% एकदम लाइक टॉप कॉलेजेस जिनके लाइक एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, लाइक 0.1% ऐसे कुछ है, तो उनमें आप अप्लाई कीजिए। ऑल्सो एक लिस्ट ऐसे भी बनाइए जिसमें शायद एक्सेप्टेंस रेट 30 to 40% भी हो, कि आपको एटलीस्ट एक अश्योरेंस रहे कि आप हो रहे हैं सिलेक्ट कहीं, कि ऐसा नहीं कि आपने टॉप कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया नहीं हुआ कहीं सिलेक्शन, तो काइंड ऑफ सारा बर्बाद हो जाएगा। तो उस केस में एक दूसरा लिस्ट भी बनाइए, एक थर्ड लिस्ट भी बनाइए। तो एंड स्कॉलरशिप्स का एक लिस्ट बनाइए, जो फंडेड है नॉन फंडेड है, कहाँ कहाँ पे फंडिंग मिल रही है उनका एक लिस्ट बनाइए। एंड एक चीज ये भी फायदा होता है कि टॉप कॉलेजेस के साथ साथ एक लाइक ज्यादा हायर रेट ऑफ एक्सेप्टेंस वाले कॉलेजेस का रखने का, कि आपको एटलीस्ट आइडिया रहते कि मैं इस लेवल तक तो अच्छा हूँ कि मैं यहाँ तक तो सिलेक्ट हो पाऊंगा। तो आपको अपनी स्किल्स के ऊपर एक आइडिया लग जाता है कि ये स्किल्स मेरे काम के हैं, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एंड इंटरव्यू प्रोसेसेस में भी ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, एटलीस्ट इंटरव्यू तक कीजिए। इंटरव्यू में भी आपको लाइक जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था बहुत खराब गया था, लाइक एक्चुअली वो मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का नहीं था, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था, मैंने जस्ट ऐसे ही अप्लाई किया था। बट एटलीस्ट मुझे उसके बाद पता चल गया था कि ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे तो ऐसे आंसर करना है, शायद मतलब अगर वो क्यों पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं घबराना है। तो काफी आइडिया लग गया था फर्स्ट इंटरव्यू के बाद। तो एटलीस्ट आप अप्लाई कीजिए, एटलीस्ट आप इंटरव्यू दीजिए, उसके एक दो इंटरव्यू के बाद ही आपको आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके करना है। एंड मेनली यही सब है। एंड अपना सीवी और एसओपी जरूर रेडी रखिए, मतलब बाय एंड ऑफ थर्ड ईयर रेडी, मतलब नवंबर तक रेडी रखिए, क्योंकि जैसे यूएस के एप्लीकेशन है वो दिसंबर 1 या 15 इन टाइम तक ही होता है। फिर जैसे ताइवान का फरवरी था, यूरोप में भी बहुत सारी जगह फरवरी है, जापान कोरिया इन सब का भी लाइक फेब मार्च नहीं होता है। तो एटलीस्ट नवंबर तक फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी रखिए। एंड ऑल्सो सीवी और एसओपी का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी रखने के बाद उसको किसी और से जरूर रीड करवाइए, कि रिव्यू करवाइए, कि ऐसा नहीं कि किसी को आपने बोल दे कि आप ही लिख दो, नहीं, आप पूरा खुद से लिखो। पर आप उनको बोल सकते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको क्या लगता है कि मेरा सीवी या एसओपी अच्छा लग रहा है, कि कोई प्रोफेसर मुझे लेना प्रेफर करेगा कि नहीं। आप प्रोफेसर अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अगर आप क्लोज है तो उनसे हेल्प ले लीजिए, या ऑनलाइन भी जैसे आप भी हैं लाइक और भी बहुत लोग हैं जैसे वो लोग भी हेल्प करने के लिए रेडी है। लिंक्डइन में काफी लाइक हाँ, और एक ये भी है कि जितना एलुमनाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उनके एलुमनाई से आप कनेक्ट कीजिए। लिंक्डइन में, फेसबुक ग्रुप्स है, रेडिट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि रेडिट में आप जैसे मैं यूजुअली जैसे एरास्मस में भी बहुत सारे आपको रेडिट ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अबाउट लाइक कौन सा प्रोग्राम बेटर है, या रिव्यूज मिल जाएंगे। तो एंड यूट्यूब वीडियोस स्पेसिफिकली बहुत काम आते हैं। जैसे मैं किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई जब करने से पहले मैं यूजुअली यूट्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन पोजीशन देख लेती थी, कि ऑल्दो मुझे वेबसाइट में सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट यूट्यूब में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहां पे है वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये चीजें का ध्यान रखना एंड ऑल दो स्टफ, तो उस चीजों में काफी हेल्प होती है। फिर ऊपर से लाइक जैसे एक फॉरेन कंट्री जिसके बारे में शायद मुझे कुछ ना पता हो, तो यूट्यूब वीडियो से मुझे उनके बारे में भी बहुत पता चलता है कि उनका कल्चर कैसा है। तो जैसे जब मेरे से ताइवान का गवर्नमेंट का इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने पूछा था मुझे कि आपको ताइवान के बारे में क्या पसंद है, आप क्यों आना चाहते हैं, आप यहाँ पे आके क्या प्लान है आपके। तो उन सब चीजों में आपको लाइक जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट दिखता है जब आपने इतना रिसर्च किया हो। तो ये सब चीजें इन जनरल काफी काम, मतलब ये सब सही रहते करना। ओके, फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन प्रतिमा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से क्या क्या फायदा मिला उसके बारे में थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को, और वो कितना रिकमेंड करना चाहेंगे। तो सर लाइक आपके यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे काफी पहले से ही पता था, लाइक जैसे बायोलॉजी के जो कोर्सेस होते हैं वो भी एकेडमिक्स में काफी काम आते थे। एंड अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपका जो विवास नाग उनका भी इंटरव्यू मैंने देखा, वो भी लाइक काफी अच्छा लगा मुझे देख के। तो इन जनरल काफी पहले से ही आप हेल्पफुल रह रहे हैं लाइक इन सब चीजों में। तो ओके, तो थैंक यू सो मच प्रतिमा, आपने इतना सारा समय हमें दिया, एक एक पॉइंट के बारे में आपने यहाँ पे इतना डिटेल में बात किया। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी स्टूडेंट्स का एम है अब्रॉड जाना, उनको भी समझ में आया होगा कि क्या क्या करना है, और जो स्टूडेंट्स इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं, उनको भी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि आप आज की डेट में
सिर्फ एक स्किल के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको कहीं न कहीं अपने सीवी को हर तरीके से इम्प्रूव करना पड़ेगा। मल्टीपल टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, मल्टीपल डोमेन्स में आपका थोड़ा बहुत काम होना चाहिए, तभी आप बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप अब्रॉड जाना चाहें, चाहे आप इंडिया में रहना चाहें, तो एक बात, अगर एक टेक होम मैसेज आप इस इंटरव्यू से लेंगे, तो आपका सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्टैंड आउट करना चाहिए जितने भी एप्लीकेंट्स हैं। दिखना चाहिए कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसने अपना बैचलर्स या जो भी मास्टर्स आपने किया है, वो उसमें पूरे टाइम अच्छे से मेहनत की है और अपने आप को बेहतर बनाने की हर रोज़ कोशिश की है, ये दिखना चाहिए। तो इसी के साथ-साथ फिर से हम थैंक्स बोलना चाहेंगे प्रतिमा, आप आई यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और स्टूडेंट से बात की। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फिर हम आएँगे एक और स्टूडेंट की जर्नी लेकर के, जिससे आप इंस्पायर हो सकें, जिससे आप मोटिवेट हो सकें और जिससे आप सीख सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा।